हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे उपल में। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज द कोस्टल सिक्योरिटीज। कोस्टल सिक्योरिटीज के बारे में इसमें देखेंगे क्यों जरूरत हुई, किसकी वजह से, क्या हुआ ऐसा कि गवर्नमेंट को कोस्टल सिक्योरिटीज देखना पड़ रहा है और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इन सारा चीजों को इस क्लास में देखेंगे। पिछली क्लास में उन्होंने बॉर्डर मैनेजमेंट में देखा हुआ था इंडिया का जो बॉर्डर है नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ, क्या क्या उसमें इश्यूज हैं, क्या सॉल्यूशंस है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखना मत भूलेगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पे जाके लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कोस्टल सिक्योरिटीज। देखिए कोस्टल सिक्योरिटीज क्यों आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। मुंबई अटैक हुआ था, आपको पता ही होगा। मुंबई अटैक की वजह से ये समझ में नहीं आ रहा था कि लोग कहाँ से आए। तो मुंबई अटैक में जो उन लोगों को पनाह दी गई थी वो आए हुए थे कोस्टल रीजन से। जो टेररिस्ट थे वो कोस्टल रीजन से आए हुए थे। तो कोस्टल इश्यूज का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, मुंबई अटैक। मुंबई अटैक की वजह से कोस्टल सिक्योरिटीज बढ़ा दी गई। मुंबई अटैक, इसकी वजह से क्या हुआ, 3 टियर की सिक्योरिटी कोस्टल सिक्योरिटीज रख दी गई है। कोस्टल सिक्योरिटीज वो 3 टियर में कौन कौन सा है, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। लेयर 1 क्या है वो देखते हैं, लेयर 2 एंड लेयर 3। अगर हम बात करें लेयर 1 की तो लेयर 1 में यहाँ पे नेवी को तैनात किया गया है। EEZ जो एरियाज हैं वहां पे हमारा क्या है, नेवीज रहेगी। अगर बात करें लेयर 2 की, लेयर 2 में कोस्टल गार्ड और कोस्ट गार्ड या कोस्टल गार्ड, इनका जो एरिया रहेगा वो क्या है, कॉन्टिन्यूस जोन। एंड दी थर्ड वन, कई लोग आप पूछ रहे होंगे कि EEZ होता क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है EEZ। देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे स्टेट पुलिस ये टेरिटोरियल वाटर में रहती है। टेरिटोरियल वाटर, इन सारे को जो भी अलग अलग बॉडीज हैं उनको अलग अलग एरियाज दे दिया गया है। ज्वाइंट एक्सरसाइज की जाती थी, लेकिन ज्वाइंट एक्सरसाइज भी फेल्ड हो गई क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉपरेशन नहीं देखने को मिल रहा, ना ही नेवी या फिर कोस्ट गार्ड की तरफ से, सिमिलरली कोस्ट गार्ड या फिर स्टेट पुलिस की तरफ से, सिमिलरली स्टेट पुलिस और नेवी एंड सो ऑन। कोई भी कॉपरेशन ना देखने की वजह से कई सारी कंप्लेंट आई, इसलिए ज्वाइंट एक्सरसाइज जो कराया जा रहा था इन एरियाज में, ये कोस्टल एरियाज थे, वो कंप्लीटली फेल्ड हो गई। ये सारी के सारे क्या है, दीज आर द इश्यूज। नेक्स्ट, वल्नरेबिलिटी सबसे ज्यादा है। वल्नरेबल, यूनिफाइड कमांड होना चाहिए जो कि मैंडेट, दैट इज हैज टू बी मैंडेट। और रैपिड करना, लाइक देयर इज अ रैपिड विद द फिशरमैन कम्युनिटीज के साथ, क्योंकि वो आंख और कान दोनों बन सकते हैं हमारे, अगर इस सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो।
तो शुरू करते हैं कोस्टल सिक्योरिटीज को। इंडिया का जो टोटल कोस्टलाइन एरिया है वो है 7,516.6 किलोमीटर का, जिसमें से 5,442 जो किलोमीटर है दैट इज इन द मेनलैंड्स और 2,994 जो वो क्या है आइलैंड में। कोस्ट 9 स्टेट्स में है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एज वेल एज वेस्ट बंगाल और 4 यूनियन टेरिटरीज में है, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा सिक्योरिटीज कंसर्न है इंडिया के लिए, क्यों, जो कि इंक्लूड करती है लैंडिंग ऑफ आर्म्स एज वेल एज एक्सप्लोजिव एट द रिमोट। वहाँ के जो रिमोट लोकेशंस है वहाँ पे आर्म्स की भी स्मगलिंग होती है और एक्सप्लोजिव आइटम्स की भी, जो लाइक बॉम्ब एंड सो ऑन, इनको भी यहाँ पे आया जाता है। सेकेंडली इन्फिल्ट्रेशन भी देखने को मिलता है एज वेल एज एक्सफिल्ट्रेशन भी देखने को मिलता है एंटी नेशनल एलिमेंट्स का। क्रिमिनल क्या करते हैं, इस समुद्र का यूज करके जो ऑफशोर आइलैंड है उनको यूज करके स्मगल करते हैं, जो कंज्यूमर्स की जो भी लाइक जितने भी गुड्स, जितने इमीडिएट गुड्स की जो जरूरत होती है कंज्यूमर्स को, उन सारे गुड्स को एज वेल एज कंज्यूमर्स की भी स्मगलिंग की जाती है बाय द सी रूट। इसीलिए कोस्टल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इश्यूज क्या है रिलेटेड टू द कोस्टल सिक्योरिटीज, देखिए कई सारे सेवरल इंसिडेंट्स देखने को मिले स्मगलिंग से रिलेटेड ऑफ प्रोडक्ट, गोल्ड, नारकोटिक्स, एक्सप्लोजिव, गन एंड एम्यूनिशन। इसके अलावा भी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन भी हुआ है हमारे देश में। एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया इन द बिगनिंग ऑफ द क्लास, मुंबई अटैक, जहां पे कई सारे केसेस देखने को मिले ओवर द इयर्स। अभी रिसेंटली आप ले सकते हैं, देयर इज अ रिसेंट 2 केस, वन इज रिलेटेड टू अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट से कितना सारा ड्रग्स बरामद हुआ है। सिमिलरली देयर इज एग्जांपल ऑफ शाहरुख खान सन्स। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स है कोस्टल सिक्योरिटीज में, वहां पे कुछ रहता नहीं। वो बात पॉलिटिकल भी, अभी वी वोंट गो इन द पॉलिटिकल, लेकिन यही सेम चीज है। ड्रग्स का जो आ रहा वो कैसे आया, जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ यहाँ पे 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट थ्रू द वाटर चैनल, जिसकी वजह से एक मल्टी कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट देखने को मिला 26 नवंबर 2008 में, और स्मगल किया गया एक्सप्लोजिव थ्रू रायगढ़ कोस्ट इन महाराष्ट्र। उसको यूज किया गया था जो 1993 में मुंबई ब्लास्ट में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे इश्यूज हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कोस्टल एरियाज के लिए। इसीलिए कोस्टल सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने कई सारे फेसेस किए हैं, थ्रेट्स एज वेल एज चैलेंजेस, जिसकी वजह से जो सी एरियाज है, जो हमारा सी है, वो मेनली सब कन्वेंशनल नेचर में रहा हुआ। वो थ्रेट्स कौन कौन से हैं, मैरीटाइम, टेररिज्म, पायरेसी एज वेल एज आर्म्ड रॉबरी, स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग, इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल माइग्रेशन और रिफ्यूजीज इन्फ्लक्स, स्ट्रेइंग ऑफ फिशरमैन बियॉन्ड द मैरीटाइम बाउंड्रीज। वही है, एक बाउंड्रीज बना दिया जाता है, ओके आप इस बाउंड्रीज के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये बाउंड्रीज बना दिया गया है इंडिया एंड नेपाल, और सॉरी इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, आप समझ लीजिए इंडिया और श्रीलंका, तो क्या है ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं। ऐसे केसेस भी देखने को मिलता है कि श्रीलंका के कुछ फिशरमैन हमारे एरियाज में आ जाते हैं, हमारे कुछ फिशरमैन श्रीलंका के एरियाज में चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि काफी ज्यादा इस एरियाज में, ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज में टेंशन देखने को मिलती है। वो टेंशन क्या है, देखिए यहाँ पे अगर इंडियन जो फिशरमैन है इस एरियाज में चले जाएंगे तो श्रीलंका की जो लाइक फोर्सेस हैं वो इन फिशरमैन को इस एरियाज में ले लीजिए। सिमिलरली इनके जो फिशरमैन है वो इंडिया की जो फोर्सेस है वो उनको अपने कब्जे में कर लेगी। आपने न्यूज में भी देखा होगा जब इंडिया और पाकिस्तान
की बात हुई थी, तो वहां से हमारे कई सारे फिशरमैन, श्रीलंका कई सारे फिशरमैन एंड सो ऑन, ये इश्यूज चलता ही रहता है। सो दे आर द मेजर रिलेटेड इश्यूज जो कि कोस्टल सिक्योरिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म में भी लैक, कोई भी उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। कई सारी एजेंसीज हम लोगों ने पहले ही देख लिया था जहां पे ज्वाइंट एक्सरसाइज फेल्ड हो गई थी। ज्वाइंट एक्सरसाइज फेल होने का कारण क्या था? एक तो कोई भी कॉपरेशन इन दोनों के बीच में नहीं होता था, प्लस जो कंप्लेंट्स आ रही थी, काफी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रहा है इन दोनों के बीच में। सिमिलरली मेनी एजेंसीज, नेवी, कोस्ट, मैरीन पुलिस एंड अदर अथॉरिटीज, इन्होंने क्या है, इनको टास्क दिया गया है कोस्टल सिक्योरिटीज का, लेकिन जो है hence the information sharing and the coordination is the main problem. नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द अथॉरिटी। काफी ज्यादा अथॉरिटी है, हम लोग जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इसकी किसकी वजह से वो मेन प्रॉब्लम हो जाती है? मल्टीप्लिसिटी अथॉरिटी की वजह से। यूनियन स्टेट एंड देन देयर इज अ प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो, ये सारे के सारे इन्वॉल्वमेंट अगर होंगे इनका, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे डिले हो जाएगा डिसीजन मेकिंग में, जिसकी वजह से सिक्योरिटीज के लिए थ्रेट है। क्योंकि अगर कोई भी चीज से डिले कर रहे हैं तो हम लोग क्विक डिसीजन नहीं ले सकते। अगर क्विक डिसीजन नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली है देयर इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मेंटेनेंस एज वेल एज नॉन ऑपरेशनल मैकेनिज्म्स, कोई भी मेंटेनेंस का कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे ऑपरेशनल मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन मैकेनिज्म में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, लाइक नेवल असेट्स के लिए। तो ये सारे के सारे इश्यूज, एंड देन देयर इज अ लैक ऑफ इफेक्टिव सर्विलेंस मैकेनिज्म। गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किए गए हैं लाइक कोस्टल रडार सिस्टम, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम, ताकि उनके हमारा जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज को सिक्योर किया जा सके। लेकिन अभी तक जो टेक्नोलॉजी है दैट इज इनकैपेबल टू यूज इन द सिक्योरिटीज, मतलब हम लोग अभी तक उससे टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं कोस्टल सिक्योरिटीज से रिलेटेड। अनअवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैरीन पुलिस स्टेशन आर नॉट वर्किंग इफिशिएंटली। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे मैन पावर की प्रॉब्लम है, प्लस इंसेप्टर्स बोट्स भी नहीं है। इसकी वजह से जो भी अनअवेलेबिलिटी देखने को मिलता है, जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन चीज की। ट्रेनिंग एक प्रॉब्लम है, लैक ऑफ सुटेबल ट्रेनिंग इन द काउंटर टेररिज्म। जो मैरीन पुलिस है उनका टास्क ये दिया गया है कि आप कोस्टल जो एरियाज है उनकी सिक्योरिटीज देखो, लेकिन उनके पास कोई भी स्किल्ड नहीं है कि किस तरीके से वो काउंटर टेररिज्म को टैकल किया जा सके उनके द्वारा। इस प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फैक्टर ऑफ वर्नरेबिलिटीज के क्या क्या फैक्टर्स हैं, इस पे थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। देखिए, जो इंडिया का जो कोस्ट है, काफी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिया की कोस्ट के, जैसे कि डाइवर्स रेंज ऑफ टॉपोग्राफी, जो कि इंक्लूड करता है क्रीक्स, स्मॉल बेज, बैकवाटर, रिवलेट्स, लेगून्स, एस्चुरीज, स्वैम्प्स, मडफॉल एंड सो ऑन। ये सारी के सारी में प्रॉब्लम क्या है कि डाइवर्स रेंज है टॉपोग्राफी की, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। क्योंकि देखिए, हर एक एरियाज में हम अगर किसी भी पर्सन को वहां पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो इस टॉपोग्राफी, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये चाहती है कि असम राइफल्स की जगह आप बॉर्डर सिक्योरिटीज फोर्स को वहां पे तैनात करें इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे। ये ऐसा कहना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आर्मी ने इस चीज को क्या बोला है, नेग्लेक्ट कर दिया है। कि उनका मेन रीजन जो आर्मी ने दिया है कि देखिए, आप ये मानते हैं कि चलो, हमने माना कि उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंसर्जेंसीज एंड और इन सब से रिलेटेड,
मीन्स प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं उस चीज में। लेकिन ये भी तो ध्यान दीजिए कि जो टॉपोग्राफी, उस एरियाज की टॉपोग्राफी 90% जो पर्सन है, आई मीन जो उस फोर्स में इन्वॉल्व है, वो 90% उस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें वहाँ की टॉपोग्राफी पता होती है। एंड सो यही प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है इस चीज में। प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंडियाज कोस्ट, जो कि लाइक क्या बोल सकते हैं, पॉलिटिकली अनप्रिडिक्टेबल है, इकोनॉमिकली इम्प्रोविज्ड है, एक हॉलिस्टिक कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड गल्फ कंट्रीज, इस ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं हमारे देश के में। एक अनसर्टेन मैरीटाइम बॉर्डर है, जो कि ना कि केवल सीरियस सिक्योरिटीज रिस्क को पोज करेगा, इसके अलावा भी ये क्या है, सिस्टम एंड ऑफस्ट्रीम जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें भी अफेक्ट डालता है। एक ओवरलैपिंग क्लेम्स की वजह से इंडिया का जो मैरीटाइम बॉर्डर है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, वो अभी तक कोई भी डिफाइंड नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने पिछली क्लास में जो हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर मैनेजमेंट में देखा हुआ था कि सर्कुलर लाइन, पाकिस्तान इस लाइन को मानता ही नहीं। तो वो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दे आर द फैक्टर्स ऑफ वर्नरेबिलिटीज। मैरीटाइम टेररिज्म होता क्या है? देखिए, जो मैरीटाइम टेररिज्म है, दैट इज डिफाइंड एज द कमीशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट एंड एक्शन विद इन द मैरीटाइम एनवायरमेंट। किससे? यूजिंग द अगेंस्ट वेसल्स, और जो भी उनके फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स होंगे, जैसे कि लाइक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म सी पे या फिर इन द पोर्ट, or any other passenger or personal against coastal facilities or settlement including tourist resort, port areas and port town and cities। जो सारे अगर आपके एग्जाम में आ जाता है मैरीटाइम टेररिज्म, तो आप ये डेफिनेशन उसमें डाल सकते हैं। टेररिज्म ऑन द हाई सीज इज नॉट अ न्यू फिनोमेना। हाई सीज पे एक लाइक ज्यादातर हाई सीज का मतलब ये है कि अगर उनको वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि ट्रेड अगर ज्यादा होता है, कि वहाँ पे एक टेररिज्म एक कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है इस टाइप का। डेस्पाइट दिस, अकॉर्डिंग टू एक रैंक टेररिज्म डेटाबेस आया हुआ था, उस डेटाबेस के अंतर्गत ये बोला गया था कि सी बेस्ड जो असॉल्ट होता है, ये अकाउंट करता है सिर्फ 2% ऑफ द वर्ल्ड वाइड टेररिस्ट रिलेटेड अफेयर्स इन द लास्ट 30 ईयर्स। इंपॉर्टेंस क्या है कोस्टल सिक्योरिटीज की? देखिए, कोस्टल सिक्योरिटीज की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो एक वाटर फ्रंट सिक्योरिटी सिस्टम्स जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज दी, और वो एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स है, आर द ब्रिज एंड द फिशिंग नेटवर्क। तो ये पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द मासिव 4 बिलियन स्ट्रॉन्ग सॉलिड फिशिंग नेटवर्क एज वेल एज द लार्ज ब्रिज बीच फ्रंट network has the potential to complete the augment of the security forces effort। जब 1993 के बाद जो मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वहां पे फिशरमैन की कम्युनिटीज को फिशरमैन कम्युनिटीज फॉर्म की गई थी। एक इनफॉर्मल लेयर थी सर्विलेंस के लिए, और इस फिशरमैन कम्युनिटीज को बोलते हैं ईयर एंड ईयर एज वेल एज आईज ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटीज के क्या है, कान और आंख है, क्योंकि इनका जो पार्टिसिपेशन है काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, और इंटेलिजेंस कलेक्टिंग, इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन होगी उस चीज को कलेक्ट करके ये प्रोवाइड करते हैं कोस्टल गार्ड को एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो कोस्टल सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 1554। ये जो फिशरमैन ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कहा जाता है सागर सुरक्षा दल, सागर सुरक्षा दल। और ये 49 यहाँ पे 49 ट्रेन वॉलंटियर होंगे, जो कि क्या करेंगे, निगरानी रखा जाएगा कोस्टल वाटर्स पे, सीज समुद्र पे एज वेल एज जो कोस्टल वाटर है वहां पे। इन फिशरमैन कम्युनिटीज की एडवांटेज से गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसकी वजह से प्रिकॉशंस लिए गए हैं ताकि वो सेफगार्ड कर सकते हैं फिशरमैन को सेफ्टी भी प्रोवाइड किया जा सकता है, और उन लोगों को प्रिवेंट करेंगे कि कोई भी फिशिंग ट्रॉलर एंटर ना करे इन द कोस्टल वाटर अनडिटेक्टेड। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसको डिटेक्ट नहीं किया गया और वो हमारे देश में, हमारे इस एरियाज में आ चुका है।
इसके लिए एक AIS ट्रांसपॉन्डर बनाया गया, रोडी लाइक दैट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस। इसको इंस्टॉल किया गया वेसल्स में। यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी लगाया गया फिशरमैन रजिस्ट्रेशन के लिए। एक कलर कोड दिया गया है डिफरेंट फॉर डिफरेंट कोस्टल स्टेट्स, हर एक स्टेट्स के लिए अलग अलग कोस्टल लाइक कलर कोड प्रोवाइड किया गया है। ये सारा का सारा क्या है, कोस्टल इंपॉर्टेंस है कोस्टल सिक्योरिटीज की। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव ली है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात देखिए, गवर्नमेंट ने एक इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड का जिक्र करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 1 फरवरी 1977 में। इंडियन कोस्ट गार्ड ये एक इंटरिम नेवल लाइक ये क्या था, एक ऑन द इंटरिम नेवल हेडक्वार्टर जिसको प्लेस किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड का। अगर हम बात करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लेकिन क्या हुआ था, 18 अगस्त 1978 में एक इनेक्टमेंट किया गया द कोस्ट गार्ड एक्ट, और उसके बाद से इसको फॉर्मली एक फोर्थ आर्म फोर्स लाइक फोर्थ आर्म फोर्स ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट है मैरीन पुलिस फोर्स। मैरीन पुलिस फोर्स इसको क्रिएट किया गया था किसके अंतर्गत, हम बात करते हैं मैरीन पुलिस फोर्स क्रिएटेड अंडर द कोस्टल सिक्योरिटीज स्कीम। और इसको लॉन्च किया गया था लॉन्च इन 2005 में इसको लॉन्च किया गया। इसका मेन काम है, मैरीन पुलिस का हम बात करते हैं, इसका मेन काम यही है कि ये स्ट्रेंथनिंग करे इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि पेट्रोलिंग भी किया जा सके अच्छे तरीके से और सर्विलांस भी हो सके कोस्टल एरियाज का। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कोस्टल सिक्योरिटी सिस्टम। अगर बात करते हैं प्रेजेंट कोस्टल सिक्योरिटी सिस्टम तो ये 3 टीयर में डिवाइड किया गया है, हम लोगों ने पहले देख लिया है। इसका जो प्रेजेंट कोस्टल 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, इसको 3 लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। उसके अंतर्गत EEZ में किसको, नेवी को रखा जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड देन कोस्ट गार्ड टेरिटोरियल वाटर में, और स्टेट पुलिस जो पाक जो उसका एरियाज होगा वहां पे। देखिए 2611 के बाद से कोस्टल सिक्योरिटीज को काफी अच्छी तरीके से आर्किटेक्ट किया गया। एक माइंडसेट की जरूरत है कि हम लोग कोस्टल सिक्योरिटीज को और अच्छे से और वी कैन से कोस्टल की जो सिक्योरिटी है उसको अच्छे तरीके से देखें, एंड वो हमारे नेशनल सिक्योरिटीज का एक कंपोनेंट है। मल्टी लेयर्ड सिस्टम ऑफ सर्विलांस। ये मल्टी लेयर सिस्टम ऑफ सर्विलांस में क्या है, इसमें थोड़ा समझ लीजिए। देखिए इसके अंतर्गत कई सारी लेयर्स को बनाया गया। अगेन दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ इट। इस लेयर को कब क्रिएट किया गया था, आफ्टर 2008 में जो अटैक हुआ था उसके बाद इसको मुंबई अटैक इसको क्रिएट किया गया। मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड सर्विलेंस ऑफ फिशरमैन, ये सारे के सारे स्टेप्स लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोल सकते हैं, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड सर्विलेंस ऑफ फिशरमैन। इसके अंतर्गत क्या होगा, ये मॉनिटर करेंगे जो भी फिशरमैन का मूवमेंट हो रहा है उस चीज को, सर्विलेंस भी किया जाएगा और उनको कंट्रोल भी किया जाएगा। कोस्टल सिक्योरिटीज स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये इसके अलावा
हम लोग देख रहे हैं कोस्टल सिक्योरिटीज स्कीम। इस कोस्टल सिक्योरिटीज स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एग्जीक्यूट करता है ताकि ये स्ट्रेंथनिंग कर सके हैं जो भी सिक्योरिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, एज वेल एज किस चीज का, मैरीन पुलिस फोर्स, क्योंकि हम लोग देखा हुआ था सिक्योरिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही तो मैरीन पुलिस फोर्स का गठन किया गया। ये सीख करेगा कि ताकि एक स्ट्रेंथनिंग हो सके पेट्रोलिंग एज वेल एज सर्विलांस ऑफ द कोस्टल एरियाज। ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी गठन किया गया। ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर, इसके अंतर्गत क्या है, जेओसी किसके द्वारा क्रिएटेड किया गया, क्रिएटेड बाय इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है एज अ कमांड एंड कंट्रोल हब, एज ए कमांड एंड कंट्रोल हब, ताकि जो भी जो कोस्टल सिक्योरिटीज है मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची एंड पोर्ट ब्लेयर, उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। थर्ड, सेंट्रल मैरीन पुलिस फोर्स। सेंट्रल मैरीन पुलिस फोर्स इसको अप्रूव कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, MHA, इसने इस चीज को अप्रूव कर दिया गया ताकि ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं सी, कोस्ट, पोर्ट एज वेल एज जो वाइटल इंस्टीट्यूशन है विद इन द फॉलोइंग जो भी हमारे देश में उस चीज को। और इनका ये दिया गया है कि अप टू 12 नॉटिकल्स माइल्स, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक ये सिक्योरिटीज प्रोवाइड करेंगे। और क्या है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, यूनियन होम मिनिस्ट्रीज ने अभी रिसेंटली हम लोग देखा हुआ था सेंट्रल मैरीन पुलिस फोर्स इस चीज को लेके आए ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके सी, कोस्ट, पोर्ट एज वेल एज वाइटल इंस्टीट्यूशंस। ये जो सेंट्रल मैरीन पुलिस फोर्स है ये क्या कर सकते हैं, दे कैन पुलिस वाटर अप टू 12 नॉटिकल्स माइल्स, और जहां से फ्रॉम द कोस्ट एंड इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जितने भी क्राइम क्रिएट किए गए हैं, कमिटेड किए गए हैं कोस्टल वाटर में वहां पे। मैरीन पुलिसिंग रिक्वायर्स अगर हम बात करें मैरीन पुलिसिंग, यहाँ पे एक स्पेशलाइज इक्विपमेंट की जरूरत है जो कि नहीं है इन द टिपिकल पुलिस स्टेशंस, फॉर एग्जांपल बोट्स एंड सो ऑन, एज वेल एज क्लोज कोऑपरेशंस की भी जरूरत है बिटवीन द कोस्ट गार्ड एज वेल एज नेवीज। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कोस्टल से रिलेटेड। हम लोगों ने पहले देख लिया गवर्नमेंट को जो जो प्रॉब्लम्स हैं आप यही इसी में लिख दीजिए। मेन जो हम लोगों ने अभी क्या देखा हुआ है, कॉपरेशन, मेन जो प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है कोस्ट गार्ड और नेवी में कॉपरेशन नहीं बनता, कॉपरेशन होना चाहिए, एक्सरसाइज भी कंडक्ट कराना चाहिए। तो ये सारे के सारे आप वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। कोस्टल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कोस्टल की सिक्योरिटीज हमारे देश के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ने फेस किया हुआ है ऐसा सिचुएशन। So that's all for today. In the next class we will be learning a new topic. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहां पे हम लोग लिंकेजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म ये सारे देखेंगे। लिंकेजेस एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म, किस तरीके से एक्सट्रीमिज्म हमारे देश में आया हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और वहाँ पे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स ही प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि देखिए अगर हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे उन लोगों ने बनाया हुआ है वो आपको अगर मिलेंगे तो आप काफ़ी अच्छा तरीके से आप उसमें कर सकते हैं आपके एग्जाम में, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, प्लीज डू इट नाउ, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our Okul website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Upul. Have a nice day.